हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं गद्य खंड चैप्टर 10, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिसका परिचय आपने पिछले क्लास में जाना था। आइए आज उन्हीं के द्वारा रचित जूठन कहानी, जो एक ऐसी कहानी है जो जैसे कि जितने सारे हरिजन जाति के लोग होते हैं, खास करके ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है जाति से राम थे, जिसको अपने भाषा में अपना लोग कहते हैं चमार। तो राम थे, तो उन्होंने अपने बारे में बताया है कि उनके जातियों में क्या क्या होता था, कितने भेदभाव जो है उनको उनमें जो है दिखाया जाता था। तो यानी इस पाठ के माध्यम से आप पढ़ेंगे कि उन्होंने अपना दर्द, अपना कष्ट जो है इस चैप्टर के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश किया। उनके जैसे और भी लोग थे, उनके साथ क्या क्या होता था वो आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए, बहुत ही अच्छी जो है कहानी है, आप पढ़ेंगे तो आप भी कुछ पल के लिए भावुक हो जाएंगे, नाक है इमोशनल हो जाएंगे। ऐसा ऐसा जो है इसमें घटना का जो है वर्णन किया गया है जो आप इमोशनल हो जाएंगे। चैप्टर है आपको 10 और राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए, हो गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जूठन कहानी के कौन है? लेखक है। कौन है बच्चों? लेखक है। थोड़ा बोला कीजिए, अकेले हम बोलेंगे तो हो जाएगा क्या? आप लोग भी बोलेंगे तब ना समझ में आएगा, हमको भी पढ़ाने में आनंद आता है। चलिए, कहता है तो इसमें जूठन यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है कहानी को इस तरह दर्शाते हैं कि आप ऐसे ऐसे पंक्तियों को, ऐसे ऐसे घटनाओं को आप महसूस करेंगे। देख तो नहीं सकते, लेकिन भाव के द्वारा हम क्या करते हैं, उन चीजों को महसूस करते हैं जो आप इमोशनल हो जाएंगे। पढ़ तो रहे हैं वो घटना, लेकिन आप इमोशनल हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे, मतलब एकदम दर्दनाक है। ऐसा ऐसा इनके साथ जो है घटना घटित हुआ है। तो ये अपने जैसे लोगों के बारे में बताया है ओम प्रकाश जी ने कि हमारे जातियों में हमारे जैसे लोगों के साथ मतलब किस तरह का दुर्व्यवहार जो है उस टाइम में किया जाता था। तो आइए, चैप्टर क्या है आपका? जूठन। और लेखक कौन है? वाल्मीकि। बोलिए। एक रोज हेड मास्टर कलीराम, देख लीजिए, ये ओम प्रकाश जी अपने हेड मास्टर के बारे में बता रहे हैं कि एक रोज हेड मास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? हेड मास्टर, प्रिंसिपल, और बोलने का देखिए तरीका क्या है। शिक्षित लोगों का ये तरीका नहीं होता। और इस तरह बोलने का एक ही रीजन था, क्योंकि हेड मास्टर को लगता था कि ये निचले जाति का है। उनके समय में, वाल्मीकि जी के समय में, भीमराव अंबेडकर जी सबके समय में इतना जात पात था, इतना ब्राह्मण राजपूत और जो जनरल में आते हैं उनको सीधे नहीं है कि नहीं? जात पात तो वही सब है। जो कह रहा है अम्बेडकर साहब को ब्राह्मण राजपूत पैसे नहीं देते थे, उसका नाम कैसे अम्बेडकर पड़ गया? कैसे पड़ गया अम्बेडकर? देखो, सो बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है, उनके साथ भी कुछ बहुत गलत हुआ। उनके साथ भी खुद वो जब पढ़ते थे, जब स्टूडेंट लाइफ में थे, अम्बेडकर जी खुद देख लीजिए ना आप, एपीजे अब्दुल कलाम की ही घटना तो देख लीजिए ना। वो तो कोनो नहीं थे, वो तो मुस्लिम थे ना। उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ कि नहीं? थोड़ा बात को समझिए, आप गंभीरता को समझिए। जिसपे बीतती है ना उसको पता चलता है, हम आप पे नहीं बीता हुआ जो हम लोग बुझेंगे। तो ये बात मानते हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं, अम्बेडकर जी ने संविधान में कुछ ऐसे नियम बनाए कि उनके तरह जितने सारे लोग थे, हरिजन थे, उनके लिए अच्छा हुआ। इधर ब्राह्मण राजपूत यानी कहने का मतलब जो आपको जो उच्च श्रेणी में आते हैं, उनके लिए दिक्कत ये हुआ कि नौकरी वगैरह में दिक्कत हुई। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा था। तो बुरा हो रहा था तो कहता है इतिहास दोहराया जाता है। कभी उसका समय बुरा था तो आज इन लोगों का, कभी ये लोग ऐश कर रहे थे तो आज वो लोग ऐश कर रहे हैं। बस ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उन लोगों को छूट मिला है, आरक्षण मिला है, और कुछ नहीं है। बाद बाकी हम लोगों को क्या है कि आप मेहनत कीजिए, अपने बदौलत जो अपने दम पे कोशिश कीजिए। उन लोगों को जल्दी कोई करने भी नहीं देता है। क्या होता था ना, आप इसलिए तो ये कहानी पढ़ा रहे हैं कि देखेंगे ना कि उन लोगों का जो काम होता है, धंधा होता है, उससे उठ के वो कुछ कर
करना चाहता है तो ब्राह्मण लोग सीधे कहते हैं कि तुम्हारा जो औकात है ना उसमें रहो, वो काम करो। इसमें अपने पे मत लीजिएगा, अपने पे कि हम ब्राह्मण हैं मेरे और ये ऐसे नहीं, ये कहानी है, कहानी को कहानी की तरह पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि उनके टाइम में कितना बुरा होता था उन लोगों के साथ, है ना। तो देखिए बुरा होता था तो जिसपे बीती है तो वो तो अपनी कहानी बताएंगे ही ना। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी भी कितना भी कुछ कर दिया, अभी भी तो वही बात है, लोग सुधरा कहाँ, अभी भी वही बात है। लेकिन हाँ पहले से तो बेहतर स्थिति है कि लोग अब जैसे स्वतंत्र हैं। जैसे इन लोगों पे क्या होता था ना, इन लोगों के जातियों में कि तुम जो है वो चमड़ा उठाने का काम करता है, जानवर मरता है तो उसको उठा के वही काम करोगे, इससे दूसरा तीसरा काम कर नहीं सकते। अभी क्या है कि जिसको जो मन होगा वो काम करेगा, इतना तो स्वतंत्र है ना, तो अच्छा ही है ना। हाँ थोड़ा सा दुख होता है कि हम लोगों में जो अपर कास्ट है नौकरी में हम लोगों को तुरंत ही नहीं मिलता, ऊपर से ये घूस घास इतना भ्रष्टाचारी है, बिना घूस से तो कुछ होता ही नहीं। खैर छोड़िए, वो बात की बात है, समझिए। यहाँ पे कहता है एक रोज हेड मास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा क्या नाम है बे तेरा। देख लीजिए प्राचार्य है, स्कूल के प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल का देख लीजिए कि भाषा क्या है, अमर्यादित। मतलब जब खुद गुरु ही इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चा क्या सीखेगा उससे। कहा जाता है कि गुरु देव तुल्य होते हैं, माता पिता के बाद गुरु ही होते हैं जो बच्चों के जीवन को संवारने का काम करते हैं, है ना। अपने माता पिता को हम देवता से उच्च मानते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता ही जीवन दाता है, जो मुझे इस जीवन में लाते हैं, उन्हीं के बदौलत हम सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और हर चीज प्राप्त करते हैं। उसी तरह दूसरे नंबर पे मेरे गुरु हैं जो हमारे जीवन को नया आकार देता है। यहाँ पे देख लीजिए ऐसे गुरु, ऐसे हेडमास्टर जो कहते हैं बे नाम क्या है तेरा, ये बे शब्द अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ओम प्रकाश जी कहते हैं कि मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया, धीमे स्वर में डरते डरते। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे, पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ बच्चों को अनुशासन में लाना शिक्षकों का काम है, बच्चों को अनुशासन में लाना शिक्षकों का काम है। तो आप इसका मतलब ये नहीं कि अनुशासन में लाते लाते आप ऐसा रौब न झाड़े कि आपकी भी इज्जत क्या हो जाए, खराब होने लगे। अभी के टाइम में ये होता है। तो देख लो, कहता है कि ओम प्रकाश मैंने डरते डरते धीमे स्वर में कहा, अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे, पूरे स्कूल में दहशत थी कि किसको देखकर बच्चे सहमते थे, हेडमास्टर को देखते ही। हेडमास्टर कहते हैं कि चूहड़े का है। हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला, जी चूहड़े का है मतलब क्या, किसका संतान है। देख लो अब चूहड़ का क्या मतलब होता है वो भी आप समझेंगे। ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़ के बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को कहता है कि ऐसे चमकाना जैसा कि शीशा, आईना, दर्पण। कहते हैं कि तेरा तो यो खानदानी काम है। देख लो बहुत बुरा लगता है कि किसी के साथ बुरा हो रहा है, उसपे से आप जो ताना मारते हैं ना तो बहुत तकलीफ होता है। ये सिर्फ जो झेला है उसको पता है, हम आप नहीं समझ सकते। हाँ हम आप तब समझेंगे जब उनके जगह खुद को रख कर देखेंगे, तब समझेंगे कि सच में कितना तकलीफ होता होगा। कि कहते हैं कि ये तो तेरा खानदानी, कहता है कि तेरा तो यो खानदानी काम है, मतलब तुम्हारा तो ये खानदानी काम है कि हमेशा झाड़ू पोछा करता है, दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, तो जाकर। ठीक, आगे कहता है कि जा फटाफट लग जा काम पे। किसने कहा, हेडमास्टर ने। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए, तभी वे खुद चलकर आए और बोले उसके बाद मैदान भी साफ कर दे। कमरे, जितने सारे कमरे थे, इतना छोटा बच्चा, जितने सारे कमरे थे सबकी सफाई करवाया, बरामदे का सफाई करवाया। उसके बाद वो कहते हैं कि जा अब ये जो मैदान है, फील्ड है, उसको भी क्या कर, साफ कर। कमर दर्द करने लगी थी, धूल से चेहरा सिर अट गया था, यानी धूल से भर गया था। छोटा सा बच्चा, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, यानी जब पढ़ाई का टाइम था सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसको चूंकि चूहड़े का पुत्र था, चूहड़ था, इसलिए उससे जो है झाड़ू लगवाया जा रहा है। कि अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। सभी लड़का देखो मजाक उड़ा रहा है उसका,
सब कमरा में बैठा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं नहीं पता, लेकिन सब बार बार उसको क्या कर रहा है, देख रहा है उस बच्चे को, जो बैठे हुए बच्चे थे। देख लो तो मन कौन बढ़ाया था, अब देख लो। कहता है घर का गार्जियन अगर सही ना हो तो पूरा घर बर्बाद होता है, घर का गार्जियन सही हो ना तो पूरा परिवार सुव्यवस्थित रहता है। तो एक परिवार को सुव्यवस्थित बनाना है तो पहले खुद व्यवस्थित बनना पड़ता है। तो यहाँ तो गुरु ही खराब है तो चेला क्या बनेगा। तो देख लो यहाँ पे कहता है कि बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था, हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। वो देख रहे थे कि बच्चा ढंग से साफ कर भी रहा है कि नहीं, पानी पीने तक की इजाजत नहीं। बताओ, प्यास भी लगी होगी बच्चे को, पानी भी पीने तक की इजाजत नहीं। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा, पूरा दिन। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था, क्योंकि घर में जो है भाइयों में सबसे छोटा था, और जो सबसे छोटे होते हैं वो सबसे लाडले होते हैं, क्योंकि माता पिता का प्यार तो मिलता ही है, बड़े भाई हैं, बड़ी दीदी है, तो सब मिलके उसको प्यार देते हैं, तो वो लाडला होता ही है, दुलारा होता ही है। कहता है दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, ये तो पहली घटना थी पहले दिन की, कि भर दिन झाड़ू सुबह से शाम तक, यानी जब स्कूल गया तब से लेके जब छुट्टी हुई तब तक झाड़ू मरवाता था। सोचो तो क्या दृश्य होगा, क्या बीत रही होगी उस बच्चे पर। कहता है दूसरा दिन स्कूल पहुंचा, जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया, पूरे दिन ही देता रहा, फिर पूरा दिन। यानी क्लास में उसको बैठने की इजाजत नहीं थी, प्लस पानी भी पीने की इजाजत नहीं। कहता है मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। ये बच्चा मन में सोच रहा है कि चलो 2 दिन झाड़ू लगाया, कल से जरूर ही हमको सर बैठने देंगे, यानी कल से मैं पढ़ूंगा। मन में उसको यह था कि कल से मैं पढ़ूंगा। अब देखो तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया, ठीक। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। किनकी? हेडमास्टर की। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर-थर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। मतलब वो लड़का कहाँ जाके बैठा है? कोने में। विद्यार्थियों चुगलखोर सब, कोई बच्चा होता है ना, दूसरे को पिटवाने में बड़ा मजा आता है। टीचर मान लो गरमा गए तो कोई बच्चा तुरंत छड़ी ला के देगा, लीजिए सर, एकदम। कोई क्या होता है, बचाने में रहता है। होता है कोई ऐसा बदमाश रहेगा कि मार खिलाने में काफी आगे रहता है। क्लास में देखते हैं कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें से कोई 1-2 तो रहता है शैतान नंबर 1, हमेशा सोचेगा कैसे करे, क्या करे, जिसको मार खाए। तो यहाँ पे देख लो, कहता है मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। किसकी गर्दन? लेखक की। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जोर से गर्दन को दबा रहा था। छोटा सा बच्चा है, इतना बड़ा आदमी, जो कहता है जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कि कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका, यानी ऐसे पकड़ा और बरामदे में जाके पटक दिया। अब कहता है कि चीख कर बोले, जा पूरे मैदान में झाड़ू लगा। कि भयभीत होकर मैं 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झरने लगे थे, जिस तरह बच्चे का मुंह सूख गया था दर्द से, पीड़ा से, तकलीफ से, उसी तरह वो शीशम के पत्ते भी क्या हो गए थे? सूखने लगे थे। 3 दिन हो भी चुका था, सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियां, पत्ते झड़ गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, यानी अब बर्दाश्त की क्षमता क्या हो गई थी? खत्म। जब तक सहनशीलता होती है तब तक लोग सहते रहते हैं। जिस दिन सहनशीलता खत्म, उस दिन आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हैं और कुछ नहीं। तो देख लो वो बच्चा, लेखक महोदय कह रहे हैं कि आंखों से आंसू बहने लगे थे, रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा, यानी रो रहा है और झाड़ू मार रहा है। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। सब देख रहा है कि बच्चा रो रहा है, बच्चा पीड़ा में है, लेकिन किसी को कोई दया माया नहीं, कोई ममता नहीं, बस सब मजा एकदम उठा रहे हैं, देख के एकदम खुश हो रहे हैं। देख लो, तो आज उन लोगों को अगर आज वो लोग आज खुश हैं, सुखी हैं, तो हमें जलन नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमसे ऊपर ओहदे पे है। कभी यही लोगों ने उन पर कभी जो है बहुत अत्याचार किया था। तो देख लो, कहता है कि खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। उसको लग रहा था कि कैसी यातना हम झेल रहे हैं। कहता है मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे
अचानक ओम प्रकाश जी के पिता आए, ठीक है, कहते हैं कि गुजरे। उसके बाद कहते हैं कि मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए, यानी कुछ रुक गए। झाड़ू, पढ़ाई के टाइम में झाड़ू, जिस टाइम में बच्चे को क्लास में होना चाहिए उस टाइम में झाड़ू मार रहा है। तो कहता है ठिठक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है, मतलब तुम कर क्या रहे हो? कौन? ओम प्रकाश जी के पिता ने। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। देख लो, हम बोले ना कि हर एक बच्चा अपने माँ बाप का लाडला होता है, प्यार से घर पे उसको सब क्या बोलते थे? मुंशी जी। और स्कूल में देखो उसके साथ क्या हो रहा है। कहता है कि उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा, यानी अपने पिता को देखते ही लेखक जोर जोर से रोने लगे, यानी अपने आप को अब शांत नहीं रख पाए, सहनशीलता खत्म। कि उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा, अपने पिता को देखते ही लेखक फपक पड़े, मतलब जोर से रोने लगे। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। अपने बच्चे को इस हाल में देखेंगे तो कौन से ऐसे माता पिता होंगे जिसको बर्दाश्त होगी। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोल, क्या हुआ है? मेरी हिचकियां बंद गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। 3 दिन से सिर्फ मेरे साथ ये हो रहा है कि सुबह से शाम तक बस क्या करवाया जा रहा है? झाड़ू लगवाया जा रहा है। मुझे क्लास में पढ़ना तो दूर, बैठने तक नहीं देते, पानी तक पीने की इजाजत नहीं। कैसा कसाई था, मन करता है कि सही में अभी रहता वो आदमी तो बड़ा मार मारते। अब देखो यहाँ पे कहता है, पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर, ठीक है, कहता है पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई। आग की गर्मी, हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछे गुस्से से फड़फड़ाने लगे। कहते हैं कि वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं, मतलब इनके पिता कहते हैं ओम प्रकाश जी के कि कौन सा मास्टर है जो मेरे बच्चों से झाड़ू लगवावे हैं, मतलब पढ़ाई की जगह ये काम करवा रहे हैं। तो कहता है पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई, पूरे स्कूल में, जिसे सुनकर हेड मास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए कि कौन चिल्ला रहा है इसे। कलीराम हेड मास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। अब गाली दे दिया, हम क्या बोले, अपनी पद की जो गरिमा होती है उसको बचाए रखने में अपना ही भला होता है। आप जिस पद पे है ना उसकी गरिमा को बचा के रखिए, आप उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आप ये धौंस मत दिखाइए कि हम इस पे पद है तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि जिस तरह आपका दिमाग सनका हुआ है तो अगले का भी जब सनक गया ना तो फिर आपकी खैर नहीं, तो फिर तो आपका जो मर्यादा है वो भी कहाँ जाएगा, उसका कुछ अता पता नहीं। तो आप बड़े हैं तो बड़ों की गरिमा जो होती है उसको बचा के खुद ही रखना पड़ता है। छोटों से आप तब तक नहीं पिटेंगे जब तक आप खुद संयमित नहीं रहेंगे। जब आप खुद ही, आप में संयमता है ही नहीं तो अगला क्या छोड़ देगा? 1 दिन 2 दिन 10 दिन कोई बर्दाश्त करेगा? कभी ना कभी तो आप पे प्रहार करेगा। तो खुद ही अपनी इज्जत बचा के रखनी होती है। तो यहाँ पे कहता है कि स्कूल में गूंज गई। वो मास्टर जो है, हेड मास्टर बाहर आया और उसको गाली दे दिया कि कलीराम हेड मास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, ठीक है, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। जब आदमी को गुस्सा आ जाता है ना तो भूल जाता है सब कुछ कि हमसे कौन बड़ा है और कौन हमसे छोटा है। तो यहाँ पे कहता है कि कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेड मास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया। कहते हैं कि मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं यानी हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर यानी मर्दों का जो बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जो जगह होती थी, देख लो उसकी माँ काम क्या करती थी। उसके बाद जहाँ पे मर्दों का जो होता है ना बैठक खाना, एक जगह मर्द वगैरह बैठते हैं, उसके बाद मवेशियों को जो बांधने की जगह होती है जिसको अपना लोग मिथिलांचल में क्या कहते हैं, माला घर। मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन यानी लेखक की बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनशेर यानी इनके दोनों भाई थे। लेखक के दोनों भाई जसवीर और जनेसर, जसवीर और जनेसर, नाम कितना प्यारा है। पता है माँ का हाथ बटाते थे, यानी देख लो जिस उम्र में उनको पढ़ना था उस उम्र में वो बच्चे क्या करते थे, माँ का हाथ बटाते थे, क्योंकि उन लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था। वो लोग समझते थे ये पढ़ लिख लेगा तो फिर हम लोगों का काम करेगा कौन।
तो यहाँ पे कहता है माँ का हाथ बटाते थे बड़ा भाई सुखबीर, तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, 10 से 15 मवेशी, गाय, भैंस और बैल। सामान्य बात थी उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुर्रियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। उपला बनता है ना, जिसको अपना लोग गोईठा कहते हैं, चिपड़ी कहते हैं, है ना, तो उसको किताबी भाषा में उपला कहा जाता है। तो वो उपला जहाँ पे बनता था वहां जाके रख देता था, या फिर कुर्रियों ऐसे करता है ना, गोबर को ऐसे करके छोड़ देता है घूरा तुरा लगाने के लिए ठंड के मौसम में, या फिर गाय माल जहाँ पे रहता है, गाय भैंस बकरी, तो उस घर में लोग धुआं करने के लिए, हाँ, घूर अपने लोग मिथिला भाषा में कहते हैं घूरा, है ना, वो लगाने के लिए। तो कुर्रियों या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर, देख लो, प्रत्येक घर से जो है हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था, क्योंकि वो भी तो ठंडा हो जाता है, तो काफी, और ठंडी भी लगने का भी डर रहता है। तो कहता है कि काफी कष्टदायक होता था जाड़े के महीने में। गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था। उसको बड़े बड़े दलान में क्या किया जाता था? बांधा जाता था, ताकि उसको ठंडी ना लगे, जिसमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। तो कहता है वो लोग देते थे क्या? गन्ने की सूखी पाती। मवेशियों के लिए क्या इस्तेमाल होता था? गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी। तो देखते हैं कि अपना लोग में क्या होता है, गाय सब पालते हैं ना जी, तो क्या करता है कि रोज ही सफाई होती है, रोज ही बदला जाता है, रोज ही इसको धूप में डाला जाता है, सूख जाता है तो फिर उसको घर में डाला जाता है। इतना दिन पे चेंज होता होगा, थोड़ा सा सोचो तो, क्या दुर्गंध, उस घर में तो जाने का भी मन नहीं करता होगा। तो यहाँ पे कहता है कि जो है उसको 10-15 दिनों के बाद एक बार पाती को जो है बदली जाती थी, या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। यानी ऊपर से जाके फिर से सूखी पाती क्या किया? बिछा दिया। किस चीज की पाती? गन्ने की। कहता है इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देह होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज। सोचो, कहता है यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 2.5 किलो अनाज। आप बताओ, इतना काम करता था। इतना काम करने के बाद उसको प्रत्येक 2 जानवर पे गिना हुआ होता था कि 2 जानवर है प्लस फसल हुआ, तो उस समय में, फसल के समय में रुपया पैसा नहीं, बस फसले में से 5 सेर यानी 2.5 किलो अनाज उसको क्या कर दिया जाता था? दे दिया जाता था। अब बताओ 2.5 किलो अनाज से किसका घर चलेगा? कितना आदमी खाएगा? कितना का पेट भरेगा? तो यहाँ पे कहता है कि 10 मवेशी वाले घर से, 10 मवेशी वाले घर से कहता है साल भर में कितना सेर? 25 सेर। 25 सेर कितना हुआ? 12 से 13 किलो। अब तुम ही बताओ कि साल भर में मात्र 25 सेर जो है, यानी 12 से 13 किलो अनाज मिले। 12-13 किलो में लोग साल भर चला लेगा क्या? चला लेगा अपना घर? सोचो कितना कष्टदायी होता था उन लोगों का। आलू, क्या पता, इसमें तो बस अनाज की चर्चा की जा रही है। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, दोपहर के समय जो खा पी के बच जाता था वो दिया जाता था। खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। बताओ, वो लोग आदमी को आदमी नहीं समझता था ये आदमी नहीं, जानवर है ना। तो आटा में भूसी मिला के रोटी बनाता था कि दोपहर के टाइम में उसको क्या करेंगे? दे देंगे। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी, यानी जूठा जो बचता था वो भी जो है उसको डाल दिया जाता। शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे, शादी ब्याह का मौका आता था, जो है मौसम आता था शादी ब्याह का, तब कहता है कि बाराती खाना खा रहे होते थे
तो चूहे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर, यानी बाराती जब खा लेता था तो जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाए, यानी पत्ता पे जो कुछ बचा खुचा है ऐसे उठाया और उसके टोकरी में डाल दिया। थोड़ा महसूस करो कि कितना कष्ट हो रहा होगा उन लोगों को। बस सुनना नहीं है, समझना भी है। तो आज उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है ना, है तौबा करने की जरूरत नहीं है। अब देख लो, अच्छा कुछ नहीं है, बस पहले से स्थिति उनकी क्या हो गई, अच्छी हो गई। हाँ, नौकरी मिल रहा है जो ताकि जिस तरह और भी लोग जी रहे हैं वो भी जी रहे हैं। यानी वो स्थिति नहीं, जितना भेदभाव किया जाता था, खाने पीने का भी दिक्कत, वो अब नहीं रहा। अब पैसे आएंगे घर में तो दिक्कत होगा, क्या होगा, पैसा पे ही सब कुछ होता है। अभी के टाइम में तो पैसा है तब घर में ऐसो आराम है, नहीं है तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि टोकरे में डाल दी जाती थी जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। अब देख लो, घर ले जाते थे, एक एक जूठन को निकाल के अलग से बर्तन में रख लेते थे। पूरी के बचे कुचे टुकड़े, यानी पूरी जो बचता था पत्तल पे, कहता एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछे खिल जाती थी। बताओ, जूठन पाके वो लोग खुश हो जाते थे। देख लो, तो कहता है कि बहुत सब्जी, थोड़ा बहुत सब्जी अगर बच जाए, कुछ पूरी बच जाए या एक आध मिठाई मिल जाए, उसी में सब गदगद हो जाता था कि चलो भाई, कम से कम मिठाइयों तो मिला, सब्जियों तो मिला, पूरी भी तो मिला, उसी में गदगद हो जाता था। सोचो। अब कहता है कि जिस बारात की पतलों से जूठन कम उतरती थी तो कहा जाता था कि भुक्खड़ लोग आ गए हैं, मतलब ये लोग कहता भुक्खड़ सब आ गया होगा, इसलिए पत्ता पे कुछ नहीं बचा। देखो, कहता है सारा चट कर गए। अक्सर ऐसे मौकों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे। हाँ, कि उस बारात में इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे। उस जूठन को बचा के महीनों तक खाता रहता था। अब सोचो, जूठन को कोई भला महीनों तक खा सकते हैं, लेकिन ये लोग खाते थे। कहते हैं कि पत्तलों से जो पूड़ियों के टुकड़े एकत्र होते थे, पत्तलों पे जो पूड़ी के टुकड़े होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। अब सोचने वाली बात है कि महीनों खाएंगे तो खाएंगे कैसे, महीनों खाएंगे तो खाएंगे कैसे। तो वो करते क्या थे कि पूड़ियों के जो टुकड़ी होते थे, टुकड़े है ना, उसको क्या करते थे, धूप में सुखा लिया करते थे। और चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था और अक्सर मुझे पहरे पर बिठाया जाता था। किसको पहरे पर बिठाया जाता था? लेखक को बिठा दिया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे, है ना। कहता है कि जरा सी आंख बची कि पूड़ियां साफ, कहता है आंख बंद डब्बा गोल, है ना। तो आंख बंद डब्बा गोल, तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या कि जरा सा आंख बची कि पूड़ियां क्या साफ, यानी कौवे कुत्ते लेके एकदम चट कर जाते थे। कहते हैं इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। देख लो कितना कष्ट था इन लोगों के जीवन में। कहता है सूखी पूड़ियां बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। अभी बरसात में काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूड़ियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मजा आता था। देख लो, बड़ा तकलीफ हो रहा है सुनते हैं तो, लेकिन उन लोगों को उस टाइम में वही उनका जीवन था, तो वो तो खुश थे, खुश होके खाते थे कि इतना पूरी आया, इतना दिन तक खा रहे हैं। देख लो, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे उनको रहना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो भूखे सोना पड़ता है, पानी पी के रहना पड़ता है। अभी भी ये घटनाएं घटित होती है। अब काम आता था उनको बरसात में काम आता था। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था, उस पे मिर्च पका के रगड़े से मसल के थोड़ा सा नमक डाल के खाते थे। अच्छा चलिए, वो अलग बात है। आप लोग देखते होंगे छठ जो होता है, तो छठ में अपना लोग को जो ठकुआ बनता है, जिसको ठकुआ कहते हैं, तो ठकुआ को नए लोग तो नहीं खाते, बट मेरी दादी सब याद है कि दादी सब बोलती थी कि नहीं टूटता है ठकुआ को, बोलो उबालने के लिए हल्का सा पानी देके पेंदी में भाप पे वो सींचता था, ठीक है। अब वो उबल जाता था, हल्का भाप पे उबल जाता था। उसके बाद क्या करती थी दादी, सबको देखते थे ऐसे ही नमक और मिर्च डाल के उसको बड़ा प्रेम से खाती थी और अच्छा लगता था खाने में।
सही कर रहे हैं। हम लोग बोलते थे दादी आप ऐसे काहे खा रहे हो, तो दादी सब बोलते थे तोरा तो मुंह नहीं अच्छा, मतलब तुम्हारा मुंह ही नहीं है, खा के तो देखो। और सच में खा के देखे तो अच्छा लगता है। सब कुछ का अपना अपना अलग अलग स्वाद है। किस महीने में वो लोग पूरी खाते थे जयदेव? बरसात में। और कैसे खाते थे? उबाल कर। कैसे? उबाल कर। उस पे डालते क्या थे? बारीक मिर्च और नमक डालकर खाते थे। कहते कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसे बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से, यानी उसमें गुड़ भी डाल के लुगदी बनाता था, गुड़ डाल के मिक्स कर लेता था और उसको भी बड़े चाव से खाते थे। देख लो, देख लो। एक होता है आजकल के लोग होते हैं जो अन्न को कन्न बना देते हैं। कहते हैं ना, अन्न को कन्न बनाते हैं, ढंग से पकाते नहीं है। तो घर में कोई बच्चे हो या पुरुष हो तो कहेंगे कैसे आज खाना बनाया, अच्छा नहीं लगता है, मतलब खाते भी नहीं है ढंग से, रुचि नहीं होता, जैसे तैसे लोग पका के रख देता है। तो बूढ़ सुर क्या कहेंगे कि अन्न को कन्न बना के खा रही है ना। देखो पुराने जमाने के लोग ऐसे थे जो कन्न को अन्न बना के खाते थे। देख लो। तो गरीबी से ही लुईर ढंग, गरीबी से ही लोगों में ज्ञान खुलता है। तकलीफ जितना आएगा, चोट जितनी ज्यादा लगती है, बुद्धि भी उतनी ज्यादा बढ़ती है। पता है, चोट लगने से बुद्धि बढ़ती है, सच बात है ये। जितना आपको ठोकर लगेगा, चोट लगेगा, उतना दिमाग आपका खुलता है, काम करता है। तो कहता है कि आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था। दिन रात मर खप कर भी, यानी दिन रात मरते थे, खपते थे, और मर खपने के बाद भी हमारे पसीने की कीमत मात्र क्या था? जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि हमारा तो जीवन यही है। तो कहते हैं कि फिर भी कोई शिकायत नहीं। वैसे शिकायत करते भी तो करते किससे? कोई समझने वाला भी तो नहीं था, तो करते किससे? कहते हैं कि कोई शर्मिंदगी नहीं, यानी कोई शर्म नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं कि हम ये खा रहे हैं, मतलब मन में कोई लज्जा नहीं। आजकल तो बढ़िया खाना खा लो, कोई पूछ दे कि क्या खाया तो कहता है धो क्या खाएं, क्या करोगे जान के, मतलब उसको शर्म लगता है घर में कि अगर मान लो कि 4 प्रकार के जो है आइटम नहीं बना हुआ है तो कैसे कह दे कि खाली सब्जी चावल खा के आए हैं या दाल चावल खा के आए हैं, मतलब शर्म लगता है बताने में। बताओ, एक ये लोग थे जो जूठन खाते थे लेकिन कोई शर्मिंदगी नहीं। हाँ, 4 प्रकार के 5 प्रकार के कुछ बने हैं तब कहेंगे आज तो ये सब खा के आए हैं, इतना कुछ खा के आए हैं, इतना कुछ बना है। आज जब नहीं बना है तो कुछ नहीं बना है, बस जो था खा के आए हैं। तो देख लो, कोई शर्मिंदगी नहीं। कहते हैं कोई पश्चाताप नहीं, यानी कोई पछतावा नहीं। जब मैं छोटा था, कौन छोटा था? लेखक। कहते हैं कि जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था। कहाँ जाते थे? जहाँ पे उसकी माँ काम करने को जाती थी। कहते हैं माँ पिताजी का हाथ बटाने, वहां पे अपने माँ और पिताजी के साथ ये लेखक महोदय जाते थे हाथ बटाने। कहते हैं तगाओ, हिंदू मुस्लिम के यहाँ काम करने। कहते हैं तगाओ त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। बताओ, छोटा सा बच्चा, तभी लेखक बच्चा थे, बड़े नहीं थे, अपने माता पिता के पास जाते थे और देखते थे दूसरे को खाते हुए, तो मन में वो सोचते थे कि हम लोग ऐसा खाना क्यों नहीं खाते, कहाँ से खाएंगे, ये होना चाहिए, ऊपरे में तो नहीं आता है। तो कहते हैं कि हम लोगों को ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। देखते होगे कोई गरीब का बच्चा होता है, आप रास्ते पे भी जाते हो, मान लो कुछ खा रहे हो, कई सारे बच्चे होते हैं कि खड़ा होके ऐसे मुंह देखने लगते हैं, तो क्या करता है लोग, दे देता है बुला के। मान लो कि आप कुछ खा रहे हैं, घर में तो कोई देखने नहीं आता, मान लीजिए बाहर भी आप खाते हैं जी, मेले वगैरह होता है तो जाते हैं ना, तो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अगल बगल में खड़े होते हैं, मुंह देख रहे होते हैं। उतना पैसा नहीं होता, जितना ही होता है वो खा पी के खत्म कर देते। अब नहीं है तो क्या करेगा, खड़ा होके मुंह देख रहा है। कोई खा रहा है और मन में थोड़ी सी दया आती है जिन्हें, तो बच्चा को बुला के खिला देते हैं। तो मन में होता है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं खाते, देख लो। तो यहाँ पे कहता है कि ऐसा खाना हम लोगों को क्यों नहीं मिलता। लेखक सोच रहे थे मन में, कहते आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। यानी आज इनका समय, लेखक महोदय का समय इतना अच्छा हो गया कि वो सोचते हैं उस जूठन के बारे में तो जी मितलाने लगता है। मतलब क्या, मन में वो भिनक सी आ जाती है, मतलब क्या खाता था पहले वो लोग, देख लो। अब कहता है कि अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता, ये वही सुखदेव सिंह त्यागी है जिन्होंने लेखक के मां का अपमान किया था। देख लो, हम क्या बोले कि इतिहास जो है ना, इतिहास का पन्ना पलटता रहता है। आज तुम्हारा समय खराब है और अगर मेरा अच्छा है, आज हम तुम पे हंस रहे हैं, तो कल कभी ना कभी ऐसा आएगा
कि मेरा समय खराब होगा और तुम्हारा अच्छा होगा, तब तुम भी हंस सकते हो मेरे पे। ये कलयुग है, सच्ची कह रहे, कलयुग में टटका लोग कह देता है ना, मरेगा तो सीधे नरके में जाएगा, बड़ा खराब आदमी है, देखे नहीं है कि स्वर्ग कैसा होता है मरने के बाद। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ तो स्वर्ग और नरक टटका टटकी देख लेते हैं। आपके साथ कोई गलत करेगा ना, आप इस चीज का अंदाजा करना, कोई गलत करेगा देख लेना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल के बाद उसके साथ भी एकदम डबल हिसाब से एकदम गलत होता है। तब आप समझ लो कि आपने तो कुछ नहीं किया, उसको ऊपर वाले ने सजा दी। तो जो किसी के साथ गलत करता है उसको जो है सूद ब्याज समेत उसको डबल मिलता है। तो कहा गया है कि प्रेम बांटेंगे तो प्रेम प्राप्त होगा और नफरत बांटेंगे तो नफरत प्राप्त होगा। जो जैसा कदाई, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, काटोगे। तो यहाँ पे देख लो, सुखदेव सिंह त्यागी ये वही व्यक्ति है जिन्होंने इसकी माँ का कभी अपमान किया था। आज देख लो, जिनसे वो लोग बोलते थे कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम अच्छा खाना खाओगे, पत्तल पे जो मिला ये लो और निकलो यहाँ से। आज वो लोग लेखक के घर पे कैसे चले गए? मतलब आज उसका धर्म नष्ट नहीं होना था क्या? तो देख लो, कहते हैं सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था, कहता है किसी इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के सिलसिले में, देख गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका। देख लो, रात में रुका भी उसके घर पे। अभी कहाँ चला गया था इन लोगों का जो है सो धर्म। अब देख लो, कहते हैं मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। एक बात बताएं तुम लोगों को, जो लोग गरीब होते हैं ना, और जिन लोगों से हम अधिक घृणा करते हैं, कहते हैं कि हमसे निचले स्तर का है ना, दलित है, इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। आप देखेंगे अगर उनके यहाँ कोई पर्व त्योहार हो रहा है, अगर आपको इनवाइट किया है, आप अगर जाइए तो देखिए आपको इतना मान सम्मान देगा, इतना प्रेम से वो लोग बिठा के खिलाते हैं जिसकी आप अंदाजा नहीं कर सकते। वो लोग सच्ची कह रहे हैं। गरीब लोग जो होते हैं ना, अगर मान लीजिए विवाह शादी हुआ या कोई फंक्शन कुछ भी हुआ, आपको बुलाया गया है तो आप जाके देखिए, कई लोग क्या कहते हैं, क्या जाएंगे उसके घर पे, लोग इग्नोर कर देते हैं उस चीज को। मतलब क्या जाएंगे उसके घर पे, नहीं जाना है हमको। थोड़ा जाके देखिए, बहुत मान सम्मान देता है, इतना प्रेम से खिलाएंगे ना कि लोग अपने रिश्तेदारों को भी इतना प्रेम से ना खिलाए, इतना मान मर्यादा देते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बताते हैं ना, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अपमान जब किसी का किया जाता है तो कितना दर्द होता है, वो लोग झेले हुए होते हैं, इसलिए वो लोग जानबूझ के किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, कभी नहीं। और वही अमीर के यहाँ चले जाओ, कौन खाया नहीं खाया कोई अता पता नहीं, भोज में कितना लोग आया, किसको पानी मिला, खाना मिला, कोई टेंशन नहीं है उसको। सभी ऐसे नहीं होते, बट बहुत ऐसे होते हैं। लेकिन गरीबों के यहाँ भोज खाने जाओ तो ध्यान दिए रहता है कि हम जिसको इनविटेशन दिए थे आया है कि नहीं, सब खाया कि दौड़ दौड़ के घूम के, चाचा खाए हैं, भैया खाए आप, बउआ खेल हो, मतलब क्या बउआ खाया, तुम पूछेंगे, पूछ के, घूम के। देख लो, ये होता है एक अमीर में और एक गरीब में अंतर। ये गरीब लोग जितना ही करते हैं ना, दिल से करते हैं, अमीर लोग तो दिखावा में चले जाते हैं। वो लोग दिखावा करते हैं कि हम तो इतने आदमी को खिलाएं, कौन खाया नहीं खाया उसका कोई पता नहीं है। तो ये होता है, सबको नहीं कर रहा है, सभी ऐसे नहीं होते, बट होते हैं ऐसे आदमी कि दिखावा में जीते। बट गरीब दिखावा में कभी नहीं जीते, वो सीरियसली अपने लाइफ को लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि उनकी जो पत्नी थी ना, यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। पत्नी तो खुश हो गई, पत्नी तो बाद में ना आई। उससे पहले तो लेखक को ना पता था कि वह किस किस तरह से अपने जीवन में कष्ट काट के आगे बढ़े थे। पत्नियां तो बाद में आती है ना। अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या संघर्ष कर रहे हैं वो आपको पता होगा। जब कभी गृहस्थ लाइफ में जाएंगे, सब कल दिल पे कोई आएगी तो उसको क्या पता कि आप कितना संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। तो देखो संघर्ष का पता सबको नहीं रहता, संघर्ष का पता सिर्फ माँ बाप को होता है, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, वो आपके सभी परिस्थितियों को समझते हैं, जानते हैं। बाद में कोई लड़की आती है तो अपने हिसाब से चलना चाहेगी, हाँ, फिर उसको समझा दो तरीके से कि ऐसे घर का नियम है तो उस ढंग से चलती है। लेकिन बहुत ऐसी लड़कियां होती है कि चाहेगी मेरा बाप तो दहेज दिया है, हम अपने हिसाब से घर को नचाएंगे, अपने उंगली पे।
और उसको पता भी नहीं होता कि इससे पहले मेरे पति या मेरी सास या मेरे ससुर या मेरे घर के सदस्य पता नहीं किस किस तरह से घर खराब किए हैं, कितना तकलीफ काटे हैं, वो तो उन लोगों को पता होता है। और जिसका बचपने से ऐशो आराम वाला जिंदगी है उसकी बात छोड़ दो, सभी का जिंदगी ऐशो आराम में नहीं करता, संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि यहाँ तो उसकी पत्नी खुश हो गई, थोड़ी सी तारीफ मिली तो खुश हो गई, लेकिन लेखक जो है काफी देर तक विचलित रहे, मन में सोचते रहे। बचपन की घटनाएं स्मृति, ठीक है, बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी, उसको बचपन की याद आने लगी। वो जो सुखदेव के पोते को जो मतलब उन्होंने देखा तो उसको बचपन की याद आने लगी। कहता है सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। आप देखो ये बचपन की यादें हैं, वो मन में सोच रहे हैं। कहते हैं सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था, उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी, यानी सुरेंद्र के बुआ का, ठीक है, उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उसके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी के 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर और बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर, ये कहावत है कि बेटी की शादी है, बेटी तो पूरे गांव की होती है। बेटी की शादी यानी पूरे गांव भर की शादी, यानी बेटी मतलब पूरे गांव की होती है, किसी एक की नहीं। बेटी मतलब सबकी बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। तो कहता है कि पूरे बेटी की शादी का मतलब पूरे गांव भर की शादी की इज्जत का सवाल था, कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने। कहते हैं कि बारात खाना खा रही थी, माँ ने टोकरा लिए दरवाजे से बाहर, मतलब माँ जो है बाहर बैठी थी, लेखक की माँ। कहते हैं कि मैं और मेरी छोटी बहन, मतलब कौन, लेखक और लेखक की छोटी बहन, कहते हैं कि माँ से सिमटे बैठे थे इस उम्मीद में कि भीतर से कोई मिठाई और पकवानों की महक आ रही है, वह हमें भी खाने को मिलेंगे। बच्चे इस आशा में थे कि मेरे माता पिताजी इतने दिन से काम कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो खाने को देंगे ही, है ना। तो वो उस आशा में बैठे हुए थे, क्योंकि सुगंध आ रही थी। तो कह रहा है कि खाने को तो मिलेंगे। कहते हैं कि जब सब लोग खा खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर, कहते हैं कि आते चौधरी जी मतलब उसको कहती है कि चौधरी जी इब तो सब खाना खा के चले गए, मारे जाकतों को भी एक पत्तल पर देख कर कहा कि धड़ को कुछ दे दो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सभी ने तो खा लिया, जितने सारे बाराती थे वो तो खा लिए, तो जब खा लिए तो जो बचा हुआ है तो थोड़ा सा आप जो है ना एक पत्तल पर जो है आप हमें भी कुछ दे दो। तो कहते हैं कि धड़ को कुछ दे दो, यानी कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। मतलब क्या, वो भी तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि हमें भी कुछ अच्छा सा खाना खाने को मिल जाए। बस एक पत्तल मांगती है कि थोड़ा सा घर में से थोड़ा सा हमें भी थोड़ा कुछ दे दीजिए। इतना दिन से 10 दिन 15 दिन पहले से काम कर रहे थे उसके यहाँ। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरों की तरफ इशारा करके कहा कि टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जाकतों के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। मतलब उसको ये लग गया कि हम अच्छा खाना उसको क्यों दे, मतलब तुम जो जूठन भर भर के ले जाती है उससे तुम्हारा मन नहीं भरता है, तो तुमको हम घर का खाना दें। देख लो, सोच देखो कैसा था। तो कह रहा है कि अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा और दरवाजे से चलती बन, यानी दरवाजे से निकल बाहर। देखो ये बात लेखक को अब याद आ रही है जब उसका पोता उसके यहाँ आया है। कहते हैं कि उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। कितनी कक्षा में? 9वीं। कौन? लेखक। उन दिनों लेखक जो है 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। कहते हैं कि घर की आर्थिक जो है हालात बहुत कमजोर थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी। पैसे होंगे तभी तो पुस्तक आएगा, पैसा रहेगा तभी ना आप कुछ लाएंगे जी। तो कहता है कि दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, कपड़े भी अच्छे नहीं, जो मिल गया वह वही पहन लिया। कहते हैं कि जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे था, यानी चूहर लोग करते थे। वो लोग करते थे कि कोई पशु मरा तो जाइए पशु को उठाइए और वहां से हटाइए। अब यहाँ से कहानी अलग मोड़ ले लेगा, देख लो। कहता है कि उस दिन चूहरों का जो है जिम्मा था कि अगर जहां कहीं पशु मरेगा तो कोई नहीं उठाएगा,
वो चूहड़ लोग उठाएंगे और उनसे उठवाते थे। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। यानी जो चूहड़ जिसके घर में काम कर रहा है अगर मर गया तो उसके घर से वो जाके उठा के फेंकेगा, अब चाहे जैसे फेंको। तो कहता है कि इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं, कुछ नहीं मिलता था इसके बदले। भारी भरकम जीव मर गया है, उसको उठा के ले जाने में कितनी परेशानी होती होगी। कहता है एक गाय बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियां बकता था कि पशु मर गया है, क्यों नहीं लेके जा रहे हो। और कहता है उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। अब लोग आएंगे तभी ना उठाएंगे, अकेले तो उठ नहीं सकता। तो उसको गाली जाके देता था कि हाँ कि इतना लेट हो गया, अभी तक जो है उठाया नहीं, उठाओ। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा जो है कठिन काम होता है। कहते हैं उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। पैरों को बांध दिया, उसमें बांस का जो वो घुसाया और इधर से 3 आदमी, इधर से 4 आदमी जो भी होते थे पकड़े और उसको जैसे भार लेके लोग नहीं जाता है कंधा पे, वैसे लेके और जाते थे। और कहते हैं कि उठाना पड़ता था और इतने श्रम साध्य काम के बदले में मिलता क्या था, तो मात्र गाली। क्या मिलता था? मात्र गाली। कहते हैं कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। यह सब सही बात है, वो षड्यंत्र था कि उसको अगर हम उस काम को छोड़ के दूसरा काम करने देंगे तो आमदनी अधिक होगी, हमसे ऊंचा हो जाएगा, तो फिर मेरे यहाँ जो नौकरी खट रहा है वो खटेगा कौन। तो जानबूझ के ये षड्यंत्र था कि जो दलित होते थे, हाँ जिसकी स्थिति खराब होती थी तो उसको और दबा दिया जाता था कि तुम नीचे ही रहो, तुम ऊपर उठ के क्या करोगे, फिर मेरे यहाँ ये नौकर चाकर का जो काम हो रहा है ये कौन करेगा। तो जानबूझ के ऐसा होता था। अब देख लो, कहता है कि मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। एक पशु की खाल, पूरा खाल को उतारना पड़ता था उस मरे हुए जीवों के शरीर से, बताओ। और कहते हैं कि आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10 से 15 रुपये हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ती थी। बताओ, तंगी का दिन था और 10-15 रुपया उसको बहुत बड़ी रकम जो है दिखाई पड़ती थी। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था कि नहीं पूरा मतलब पूरा बढ़िया नहीं है तो ये है वो है, 10 रंग का खोट निकालते थे और उस हिसाब से उसको पैसा देते थे। कहते हैं कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी, यानी खाल को इस तरह से उतारा जाता था कि कहीं पे कटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खाल चमड़े से जो है कई चीज बनता है, जूते बनते हैं, कई चीज बेल्ट बनते हैं, कई चीज बनता है जानवरों के चमड़े से। तो कहता है कि कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक, यानी खाल को निकाला तुरंत उस पर क्या लगा दिया जाता था? नमक। चमड़ा को निकाला तुरंत क्या लगा दिया जाता था? उस पर नमक। कहता है नमक लगा दिया जाता था, कहते हैं वरना दूसरे ही दिन खाल खराब हो जाता था, सड़ने का डर रहता होगा, चमड़ा है तो कहता है खाल खराब हो जाता था, जिससे दुकानदार खरीदने से पहले मना कर देता था कि तुम्हारा खाल तो खराब है, ये तो सड़ा हुआ है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं, हम लेकर करेंगे क्या। तो यानी चमड़ा उतारा तुरंत उस पर नमक क्या करता था? लगा देता था। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, यानी कोई ब्रह्मदेव तगा था, उसका बैल क्या हुआ कि घर लौटने के क्रम में गिर गया अपने आप, फिर उठा नहीं, मर गई। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर कहते हैं कि उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे, मतलब घर पे न पिता थे न उसका बड़ा भाई था। कहते हैं घर पर मेरी माँ, बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। बस माँ थी, उसकी बहन क्या नाम था उनका? माया, और उनकी बड़ी भाभी थी, उनका क्या नाम था? देवी ही रहती थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के घर, मामा के पास, यानी उसका जो भाई है मामा के पास था। कहते हैं कि माँ परेशान हो गई थी कि बैल की खाल उतारने किसे भेजे, घर पे तो जो बड़े बड़े आदमी थे वो तो थे ही नहीं, महिला से होगा उठावल, और उठाएगा भी वही कि जो जिसके यहाँ काम करता था। अब करे तो करे क्या, घर पे छोटे से बच्चे, ये इतना छोटा बच्चा क्या कर लेता। तो कहते हैं कि जो है भेजे तो भेजे किसी बस्ती में 1-2 लोग
थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। अब उसका चाचा बोला कि हम अकेले कैसे जाएंगे, मेरे साथ भेजो किसी को। मैं उस समय स्कूल में था, माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। इसकी माँ स्कूल गई इतना छोटा बच्चा को बुलाने, और कहता है कि माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी कि कितना कठिन से तो ये पैसा हाथ आएगा, घर का काम हो जाएगा, बच्चे की किताब नहीं है, बहुत बात है। कहता है कि हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलहर महा काम चोर, यानी 1 नंबर का कोढ़िया, अपने भाषा में कहते हैं कोढ़िया, कामचोर को क्या कहते हैं मैथिली में, कोढ़िया। तो कामचोर, महाकामचोर, कामचोर नहीं महाकामचोर थे। बस सारा दिन ढोल ताशे में लगे रहते, यानी गायन भजन में, ठीक, मेहनत के काम से कतराते थे। बस सारा दिन ढोल ताशे में लगे रहते थे, और जो मेहनत मजदूरी का काम होता था उससे वो बचते रहते थे। कहते हैं माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले जो है बैल पर कहीं गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े, फिर चमड़ा भी खराब होने का डर था। कहता है कि चाचा ने खाल उतारनी शुरू कर दी, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था, कोढ़िया तो था ही, रस्सी रस्सी एकदम धीरे धीरे कर रहा है ना, मैं उनकी मदद कर रहा था। कहते हैं पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी, क्योंकि करेगा काम जो उसको ना कुशलता रहेगा, वो तो बस गाने में बजाने में। कहता है थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए, यानी थोड़ा सा छुरा है, फिर बीड़ी एकदम सोट्टा मारने लगे। अब कहते हैं चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतारो। जो बच्चा कभी ये काम किया भी नहीं था, उसको पता भी नहीं था, उसको वो कहते हैं कि चलो तुम धीरे धीरे इस खाल को उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। कहा कि अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। उसका चचा कहता है तुम भी उतारो। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। बच्चा बताओ, छोटा सा बच्चा, उसको दिया कि जानवर का चमड़ा उतारो उसके शरीर से। कहता है कि अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया कि ऐसे चलाया जाता है। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था। लेखक को लग रहा था कि हम किसी गहरे में क्या हो रहा है, फंसते चले जा रहे हैं, जहां से मैं उबरना चाहता था। वो नहीं चाहते थे कि हम इस काम को करें, वो कुछ अलग करना चाहते थे। लेकिन देख लो किस्मत। कहता है कि हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरिया में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है, यानी आज भी मैं उसको भूला नहीं हूं। कहते हैं कि जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जैसे लग रहा था क्या जम रहा है। कहते हैं खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया, उस पर लगे खून को जो है सूखी जमीन ने क्या कर लिया, सूख लिया। ताजा मरा हुआ जानवर है तो उसको खाल उतारेगा तो खून तो बहेगा ना, जमीन में खून सूख लिया। कहता चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया, गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। वहां से कितनी मील की दूरी पर, 2 मील की दूरी पर। कहता है कि बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे लगभग दौड़ता जाता था। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस के अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने जमीन पर रख दी थी, यहां से आगे तुम ले जाओ। अब उसका चाचा खुद ही नहीं सक रहा था ले जाने में, बच्चा कैसे ले जाएगा, उसकी भी इंसानियत मर गई थी लगता है। तो उसको कहता है कि यहां से अब तुम ले जाओ, तुमको जैसे ले जाना है। तो कहता है कि मैं थक गया हूं। उसका चाचा कहता है कि तुम ले जाओ, मैं थक गया हूं। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा बस और जो है अड्डे की भीड़ पार करा दो। मतलब वो लड़का, वो लेखक कहता है कि चाचा आप ना इस भीड़ को बस पार करा दो, इस अड्डे को पार करा दो, फिर मैं लेके चला जाऊंगा। अब कोई रीजन होगा तभी तो बोल रहे होंगे। तो कहता है कि आप बस भीड़ को पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। उस टाइम में इसका स्कूल में छुट्टी होने वाला था। कहता है कि मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे मुझे स्कूल में तंग करेंगे। एक तो ऐसे ही झाड़ू मारने के टाइम में क्या हुआ सो तो पते है,
वो झाड़ू बच्चा सुबह से शाम तक मार रहा है, सब हंस रहा है, और ये खाल ले जाते देखेंगे तो पता नहीं उसका जीना ही हराम कर देते। तो वो कह रहा है कि मुझे तंग करेंगे चाचा, आप बस यहाँ से थोड़ी दूर पार करा दो, उसके बाद मैं लेके चला जाऊंगा। मैं गिड़गिड़ाया, मैंने गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज में, यानी रोने जैसा मन हो गया लेखक का, और रुआसी आवाज में चाचा से कहा, किंतु वे नहीं माने, न पसीजे, यानी कोई आत्मा नहीं था, हृदय नहीं था उनके पास। इतना कठोर था आदमी। कहता गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी, गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा था। बताओ, वजन है बच्चे का कुछ और गठरी का वजन है कुछ, उससे अधिक था। कहता है मजबूरन उठाकर चलना पड़ा बस अड्डे की परिचित भीड़ से। मैं उस रोज जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है, एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले, मतलब कोई मेरा स्कूल का सहपाठी देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए, अगर कोई पूछ बैठेगा तो मैं क्या बताऊंगा। कहता है कि घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई थी, लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए, यानी वो साइड से गया ताकि हमको कोई देखे नहीं, एकदम लंबा चौड़ा चक्कर काटना पड़ा उसे। ठीक है, अब कहता है कि मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। अब उसकी माँ जो देखी, ठीक है, रो गई, एकदम रोने लग गई। कहती है कि मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा था, खून भी छुआ होगा, मिट्टी बालू, ठीक है, कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था कि इनसे ये न कराओ, कि भाभी कहती है कि इनसे आप ये सब काम न कराओ, मतलब मत कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यानी हम भूखे रह लेंगे, मतलब क्या, हमको मंजूर है, लेकिन इस बच्चे को इस गंदगी में मत घसीटो। कौन बोली ये बात? भाभी। देख लो, कहता है भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। ऐसी भी भाभियां हुआ करती थी, आजकल की भाभियां नहीं कि बस शादी हुआ चलो भाई बंटवारा करो, नहीं तो मेरा ही हिस्सा खाएगा। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में किस चीज का काम बना? रोशनी बनकर चमकते हैं। कहता है कि मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौने जिंदगी को जी रहे हैं। बताइए ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। क्या सीखे आप लोग? कमेंट करके बताइए क्या सीखे। यही सीखे कि हमें किसी के साथ इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए, जानबूझकर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जानबूझकर किसी के तकलीफ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। समझ गए? तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट वीडियो लेकर। धन्यवाद।